আমরা কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন বিজেপির মাইনরিটি নেত্রী নাজিয়া ইলাহি খান। अस्सलाम वालेकुम। আনিস খানের যে ঘটনাটা লাস্ট এই 3-4 দিন ধরে বাংলার বুকে যে ঘটনাটা ঘটছে, একদম ঘর মে ঘুসকে उसको মার্ডার कर दिया, কি বলবে? बहुत ही दुख भरी ये घटना हुई है। আমি একটাই কথা বলবো, এখন যা বাংলার অবস্থা হয়ে গেছে, মুখ্যমন্ত্রী ইউনিফর্ম পরা, পুলিশের ইউনিফর্ম পরা টেররিস্ট পালছেন, ইউনিফর্ম পরা গুন্ডা পালছেন। এখন पुलिस विथ यूनिफॉर्म टीएमसी कैडर আছে। आप जितने भी पुलिस स्टेशन में जाइएगा, वो तमाम पुलिस स्टेशन में आपको टीएमसी क्लब दिखाई देगा। वो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, वो एक्ट ही नहीं करते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो एक्ट करते हैं कि वो एक पार्टी के कैडर है, विथ यूनिफॉर्म है और ये टीएमसी का क्लब है। आओ भाइयों, और जितने अपोजिशन के लोग हैं या जितने मासूम और इनोसेंट लोग हैं उनको फंसा लो मेरे पास से। इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक मात्र पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, तृणमूल सरकार, जहां गवर्नर को ब्लॉक कर दिया जाता है। एक मात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जो गवर्नर को संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 153 और 155 के तहत जिसको यहाँ पोस्ट की दिया गया है, जिसको यहाँ एग्जीक्यूट किया गया है, वो उसका ट्विटर ब्लॉक करती हैं। एक गवर्नर के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ये बंगाल की बात बोल रही हूं मैं। तो आज नहीं, पिछले 5 साल से 2017 4 जनवरी से मैं यही लोगों को बता रही हूं कि श्रीमती ममता बनर्जी जो सर पर दुपट्टा ओढ़ करके जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हैं, आज वो श्रीमती ममता बनर्जी अनीश के फादर के पास जा करके इन अल्लाह माअस साबिरीन क्यों नहीं पढ़ रही हैं? क्यों नहीं बता रही हैं कि सब्र बहुत बड़ी चीज है, जो कुरान में बताई गई है? क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी को पता नहीं है कि सर पर दुपट्टा ओढ़ लेने से उनको मुसलमान नहीं बोल दिया जाएगा, उनको मुसलमान घोषित नहीं कर दिया जाएगा। अनीस की हत्या तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री के टेररिस्ट पुलिस ने की है, गुंडा पुलिस ने की है, और 2 लोगों के अरेस्ट होने से ये बंगाल के मुसलमान और ये पूरा बंगाल खामोश नहीं होगा। নাজিয়া, যে দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ইতিমধ্যেই কিন্তু তাদের কোর্টে তোলা হয়েছে এবং তারা কিন্তু বলছে যে আমাদের আমতা থানার যে ওসি ছিল তার নির্দেশে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম, আমাদের বলির পাঠা করা হয়েছে, আমরা কিছু জানি না। এবং যে হোমগার্ড उसका जो वाइफ है उन्होंने भी बोले है कि सीबीआई मांग की है, কেননা উনি বলছেন যে কোনো কনস্টেবল বা হোমগার্ডের এত সাহস হবে না বা তাদের কাছে সেই পাওয়ার নেই তারা কারুর বাড়িতে এভাবে ঢুকতে পারে যদি না নির্দেশ থাকে ওপর থেকে। কি বলবে? देखिए, मैं तीन आपको चीज़ें बताऊंगी विदाउट एनी इंटरप्शन। सबसे पहली बात है कि हमारी मुख्यमंत्री जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सीबीआई से प्रॉब्लम किया है। एक के मैं उनको याद दिला दूं और अपनी जनता को भी याद दिला दूं और अपने खास करके पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को याद दिला दूं कि ये वही मुख्यमंत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी जिन्होंने रुकबानुर रहमान के मर्डर के हत्या के केस में कहा था कि सीआईडी अपने पुलिस के बारे में कैसे गलत लिखेगी, कैसे अपना दोष बताएगी, तो सीबीआई होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि कोई भी जो एसआई होता है, कांस्टेबल होता है, वो अपनी मनमानी अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि श्रीमती ममता बनर्जी के जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर संभालने का तरीका है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए और गवर्नर शासन करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि अगर उन्होंने ऑफिसर का, कांस्टेबल ने और जो जूनियर ऑफिसर थे उन्होंने ऑफिसर इंचार्ज की बात मान करके वहां गए और जो भी घटना, इतनी भयानक घटना हुई है, वो ओसी अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? देखिए, सस्पेंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सस्पेंड होगा, आज दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी जाएगी। इन पूरे बागनान से लेकर के सुपीरियर ऑफिसर तक सबको अरेस्ट करना चाहिए। मैं तीसरी चीज बता देती हूं कि आज हवा में उड़ाने की कोशिश कर रही हैं श्रीमती ममता बनर्जी कि अनीश खान ने बहुत हेल्प किया था जब हिजाब को लेकर के मसला आया था, तो उसने बहुत प्रोटेक्शन किया था, बहुत सारे मिचिल निकाले थे, बहुत सारे मीटिंग निकाले थे। तो आप सोचिए कि ये सारे मुसलमान जो केला बागान के हैं, जो बेग बागान के हैं, जो पाक सर्कस के हैं, जो बेलगछिया के हैं, जो राजा बाजार के हैं, वो सारे मुसलमान औरतों को हिजाब पहनाने के लिए तो बड़ा चप्पल घिस रहे थे,
बड़ा पसीना बहा रहे थे, आज अनीश खान अपने ही हम कलमा, अपना कलमा शरीक, जिसके फादर पूरा सुन्नते रसूल को लेकर के चल रहे हैं, जो हदीस को लेकर चल रहे हैं, जो प्रॉफेट मोहम्मद की कही हुई बात पर टोपी और दाढ़ी लेकर के चल रहे हैं, आज उस अनीश खान के लिए ये टीएमसी मुसलमान कैडर क्यों नहीं जमीन पर उतर रहे हैं? चौथी बात मैं पूछूंगी कि श्रीमती ममता बनर्जी ने फरहाद हकीम को सबसे बड़ा मुसलमान का नेता बना करके हम लोगों के सामने रखा, और आज से नहीं 2011 से लेकर के 2022 तक यहाँ के मुसलमान फरहाद हकीम को झेल रहे हैं ना चाहते हुए भी। आज मुझे बताइए कि जिस फरहाद हकीम की बेटियां शैंपेन का बोतल खोलते हुए आधे कपड़े में वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे अपना फोटो डालती हैं, वो फरहाद हकीम को हम मुसलमान नेता मानेंगे कैसे? पांचवी बात मैं कहती हूं कि अगर फरहाद हकीम हम कलमा शरीक होते और वाकई में सुन्नत रसूल पर चल रहे होते और वाकई में कुरान का 30 पारा उन्होंने बामायने पढ़ा होता, तो आज अनीश खान के लिए फरहाद हकीम को रोड पर धरना पर बैठना चाहिए था कि सारे पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करो, क्योंकि ये मेरे कौम की बात है, ये मेरे इस्लाम की बात है। तो बात अगर इस्लाम की आ जाए तो पार्टी किनारे हो जाता है और अपना रिलीजन, अपना कौम आगे रहता है। छठी बात मैं कहूंगी कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का राग अलापती है, तो भाई कम से कम पार्शियलिटी तो नहीं करती है, किसी को रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दे करके किसी को वोट बैंक तो नहीं बनाती है, सर पर दुपट्टा रख करके बिना वजू के इफ्तार पर तो नहीं बैठती है। वो कहती है सीना ठोक कर कि हम भाई हिंदुत्व है, लेकिन श्रीमती ममता बनर्जी बिना वजू के इफ्तार पे बैठ जाती हैं। श्रीमती ममता बनर्जी नुसरत जहां जैसी हाफ पैंट वाली टिकटॉक बनाने वाली को बशीरहाट जैसे जगह में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती हैं, जहां पर पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मदरसा है। श्रीमती ममता बनर्जी फरहाद हकीम जैसे इंसान को, जिनका अपना घर पर कुछ ठिकाना नहीं है, उसको वो मुसलमान का नेता बनाती हैं, जो मुसलमानों के लिए कभी खड़ा ही नहीं होता है। आप मुझे खुद बताइए, आप मीडिया से हैं, 2011 से लेकर के 2022 फरवरी तक आपने फरहाद हकीम को मुसलमान के पक्ष में, मुसलमान के लिए, मुसलमान के डेवलपमेंट के लिए, मुसलमान के एजुकेशन के लिए, मुसलमान के एम्प्लॉयमेंट के लिए, मुसलमान की रोजी रोटी के लिए, मुसलमान एरिया के डेवलपमेंट के लिए आपने कभी धरना में बैठे देखा? नहीं देखा। कोई मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि नहीं देखा। तो अगर फरहाद हकीम रेंज रोवर और BMW पर बैठते हैं तो वो गली मोहल्ले के लोग नहीं बैठ जाते हैं। अगर फरहाद हकीम की बेटियां 7 स्टार होटल में पार्टी करती हैं तो अनीश के फादर के पास पैसा नहीं आ जाता है। बुरा मुझे तब लगा और दिल में चोट तब पहुंची और मेरे आंख से आंसू तब निकला जब एक गरीब मरे हुए बेटे के बाप को, एक मजबूर असहाय बाप को, रोते हुए बाप को उन्होंने अपने 5 स्टार होटल नौबन्ना में बुला लिया। क्या दिखाने के लिए बुलाया था? कि इटालियन टाइल्स लगवाई हैं और हिटाची का एसी लगवाई हैं, यही देखने के लिए बुलाया था क्या? जरा उनके घर जाती, अनीश के फादर के पास, उसके आंसू पोंछती, कहती इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जरा पढ़ के बताती। मुसलमान बनती हैं ना, मुसलमानों की मसीहा बनती हैं ना, तो ये सब तो सीखना पड़ेगा भाई। वजू करना सीखना पड़ेगा। खुतबे में, ईद की नमाज में खुतबे में मुसलमान औरतें नहीं जाती हैं, पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, 30 पारे में नहीं लिखा हुआ है, तो नौजुबिल्लाह ये तो इस्लाम के बियॉन्ड जा रही है। और ये सारे दाढ़ी टोपी वाले जो मुसलमान तृणमूल कांग्रेस में श्रीमती ममता बनर्जी का चाटुकारिता करते हैं, तलवा चाटते हैं, वो क्यों नहीं मना करते हैं? आज अनीश की मौत ने, अनीश की हत्या ने ये साबित किया है कि श्रीमती ममता बनर्जी मुसलमानों को महज एक वोट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, उनको मुसलमान के प्रति कोई प्यार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चालाकी है ताकि उनका सीट बचा रहे। और ये वही मुसलमान हैं जिनके वोट की वजह से 2021 का जंग वो जीत पाई, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की आज यहाँ पर सरकार होती। और इसी मुसलमान को धोखा। नजिया, एक बात पे जाऊंगी, सब लोग सीबीआई मांग कर रहे हैं, মানে সিবিআই তদন্তের জন্য বলছে, সেটা আনিশের পরিবার থেকে শুরু করে বিরোধী যত রাজনৈতিক দল আছে, বিজেপি হোক, সিপিআইএম হোক, কংগ্রেস হোক, সবাই মাং করছে সিবিআই তদন্ত হোক। কিন্তু ববি হাকিমের প্রসঙ্গতেই আসছি, আপনি যখন ববি হাকিমের কথাই বললেন, ববি হাকিম কিন্তু বলেছেন যে সিবিআই তদন্ত করে কি হবে, সিবিআই তো একই প্রসেসে তদন্ত করবে যেটা সিট করছে, যেটা এসআইটি করবে, যে প্রসেসে করবে। এবং সিবিআই এর যেগুলো আগের যে ফাইল আছে বা আগের যে তাদের যে ধারা আছে সেটাও খুব একটা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ অনেক কেস আছে সিবিআই হাতে
যেগুলো আনসলভড এখনো পর্যন্ত, অ্যান্ড বহু বছর 10 বছরের ওপর হয়ে গেছে যেগুলো আনসলভ, তো সিবিআই কতটা বিশ্বাসযোগ্য অর্জন করতে পারবে? देखिए, की इसको बोल रहे मैं बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बताना चाहूँगी, नहीं तो जो जनता है हमारी वो समझ नहीं पाएगी। देखिए, पुलिस ऑफिसर्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पब्लिक अनप्रोटेक्ट यूज़ करता है, अनप्रोटेक्शन यूज़ करता है, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, या कहीं पर पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ चाहिए होता है, कोई एफआईआर दर्ज कराना होता है, कोई चोरी चमारी होता है, तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए। अब जब पुलिस ऑफिसर खुद ही टेररिस्ट बन जाए तो हमको तो भाई ऊपर से किसी को बुलाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज कि फरहाद हकीम की बातों को तो मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, किसी मंत्री के पद पर बैठने के लिए या नेता बनने के लिए और किसी का आइडियल बनने के लिए हमको संविधान पढ़ना पड़ता है, हमको आईपीसी सीआरपीसी का नॉलेज रखना पड़ता है, तब जाकर के हम आगे कुछ बोल पाते हैं। इसलिए मैं उनकी बात पे ही नहीं जाऊंगी। सीबीआई से प्रॉब्लम क्या है? अगर आपकी पुलिस एकदम अच्छी है, आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरी पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत ही नेक है, बहुत ही लायक है, बहुत ही ईमानदार है, वो उसने कुछ नहीं किया है, तो आज 2 ही कांस्टेबल लेकिन अरेस्ट क्यों हुए? वही कांस्टेबल, आपके ही पुलिस के कांस्टेबल ये क्यों कह रहे हैं कि ऑफिसर इंचार्ज ने हमको आज्ञा दिया था, ऑर्डर दिया था कि वहां जाओ? जहां गोली चली है तो अनीश के फादर का साफ कहना है कि मेरे माथे पर बंदूक रख करके मेरे बेटे पर गोली चलाई गई और उसको धक्का मारा गया। ये कैसे हुआ? तो देखिए, आज सिनेरियो ऐसा आया है कि हम जो प्रोटेक्शन फील करते थे पुलिस ऑफिसर से, हम अब उससे, जनता अब उससे, मुसलमान अब उससे डर रही है। मुसलमान को पुलिस को देखने से डर लग रहा है कि पता नहीं कौन से केस में फंसा देगा। आज 2017 से लेकर के 2022 तक में, 2019 के इलेक्शन में, 2021 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की जाने गई, कई कार्यकर्ताएं आज भी जेल में हैं, कई कार्यकर्ता को मैनिपुलेशन करके जेल भेज दिया गया, कई कार्यकर्ताओं को गांजा के केस में जेल भेजा गया, लेकिन जजमेंट आज तक नहीं आया है, चार्जशीट आज तक जमा नहीं होती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ की पुलिस जो है वो एज अ कैडर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का काम कर रही है। तो सीबीआई एक मात्र जरिया है जहां यह बताया जा सकता है कि किसके सुपीरियर ऑफिसर ने यह गलती की है। तो अब बात आती है कि भाई यहाँ एक ऐसी वाहिद सरकार है पूरे दुनिया में, मैं भारत भी नहीं बोलूंगी, ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी वाहिद सरकार है हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर की, जहां सीबीआई ऑफिसर आते हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई भूला नहीं होगा इस बात को। अगर कोई भूल जाए तो मैं याद दिला दूं कि किसको किसको अरेस्ट करने आया था, तो दीदी उनका हाथ पकड़ करके धरना पर बैठ गई थी। तो ये तो हालात है यहाँ के। देखिए, अनीश के फादर का डिसीजन बिल्कुल 100% सही है। ना वो मोबाइल देंगे यहाँ के एसआईटी को जो ममता ने गठन किया है, ममता दीदी ने गठन किया है, ना वो पुलिस को नेगेटिविटी में जाएंगे और ना ही वो पुलिस को कुछ बताएंगे। वो अपना मुंह खोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के सामने खोलेंगे, क्योंकि जो एसआईटी गठन हुआ है वो एसआईटी कभी नहीं कहेगा कि मेरे सुपीरियर ऑफिसर और मेरे से जूनियर ऑफिसर्स ने इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया है कि आज पूरा पश्चिम बंगाल आग के गोले की तरह तप रहा है। आज वही मुसलमान रोड पर है, आज वही मुसलमान ममता बनर्जी को गालियां दे रहे हैं जो मुसलमान कभी ममता बनर्जी का राग अलापा करते थे। आज वही दाढ़ी टोपी वाले अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू ममता बनर्जी को बता रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया। फुरफुरा शरीफ के 1-2 मौलाना अगर उनके साथ घूमते हैं पीछे पीछे, तो आप मुझे ये बताइए कि उन मौलानाओं ने, फुरफुरा शरीफ के उन मौलानाओं ने जो ममता बनर्जी की चाटुकारिता में लगे रहते हैं, फुरफुरा शरीफ की क्या उन्नति की? कोई यूनिवर्सिटी खुला, कोई स्कूल खुला, कोई एकेडमी खुला, कोई एम्प्लॉयमेंट का काम हुआ, कोई फैक्ट्री खुली, कोई मिल खुला? नहीं खुला। ये सिर्फ अपना अपना रोटी पकाने का काम चल रहा है और मुसलमान उन मासूम लोगों को परेशान किया जाता है जो बेचारे अपनी मजबूरी, अपनी असहाय वाली जिंदगी, अपनी कम रोजगार वाली जिंदगी में खुद मजबूर हो रहे हैं कि हम कमाएं क्या, पढ़ाएं क्या और खाएं क्या, जो इन चीजों में उलझे हुए हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि ये बहुत बड़ा भांडा फूटा है, बहुत बड़ा पोल फूटा है, बहुत बड़ा ढोल फटा है ममता बनर्जी का।
एक चेहरा सामने आया है श्रीमती ममता बनर्जी का। नजिया एक बात में जाऊं, জি। এই যে আনিশ খান, জি। আনিশ খান বলেই কি আজকে বাংলা উত্তাল, এটাও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে। কারণ এর আগেও আমরা দেখেছি অনেক হিন্দু ছেলে, অভিজিতের মতন আমি ঘটনাও দেখেছি, বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে কিভাবে তাকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। সে কিন্তু একজন হিন্দু ছিল। আমি আরও অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। তাহলে সেই সময় বাংলাকে এইভাবে উত্তাল হতে কিন্তু দেখা যায়নি, এই প্রসঙ্গও কিন্তু উঠছে। এটা কি আনিশ খান বলেই আজকে এই জায়গায়? কি বলবে তোমার, যেহেতু তুমি মাইনরিটি থেকে বিলং করছো, তুমি এর উত্তরটাই কি বলবে বলো? देखिए मैं भी खान हूँ এক্স্যাক্টলি। और मैं आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट जवाब दूंगी, कोई भी डिप्लोमेट जवाब नहीं একদমই दूंगी। নেই। श्रीमती ममता बनर्जी ने पिछले 2011 से लेकर के 2022 में एक ही स्लोगन सबके मुंह से निकलवाया था कि वो मुसलमान की मसीहा हैं, वो मुसलमान के लिए ही सिर्फ सोचती हैं। वो दुर्गा पूजा में या काली पूजा में वो भसान रुकवा देती हैं, लेकिन वो मुहर्रम की एक दिन छुट्टी दे देती हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुसलमान ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम मत करो, वो किसी की नहीं है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री अपने ही राम के नाम पर लोगों को जेल भेजती है, जो मुख्यमंत्री अपने ही धर्म के भगवान के नाम लेने से लोगों को जेल भेजती है, वो मुसलमान की भी नहीं हो सकती है। उसके लिए सिर्फ उसका चेयर प्यारा है, उसके लिए सिर्फ उसकी कुर्सी प्यारी है। आज मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन पार्टीज को जितना ज्यादा हंगामा करना चाहिए था अनिश के मौत की जस्टिस के लिए, अनिश के हत्या के जस्टिस के लिए, अपोजिशन पार्टी उतना नहीं कर पा रही है जितना आम पब्लिक कर रहा है। क्योंकि आज आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, किसी पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, और वही आपके पीठ में छुरा भोग दे तो आदमी तो भाई वो तो उभर कर आएगा ना। तो श्रीमती ममता बनर्जी ने पिछले अपने 3 शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि आज अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान खा रहे हैं और रह रहे हैं तो वो अल्लाह के भरोसे नहीं रह रहे हैं और खा रहे हैं, वो श्रीमती ममता बनर्जी के भरोसे रह रहे हैं और खा रहे हैं। तो अनीश की मौत के में इतना जो आक्रोश का कारण है, आप देखिएगा ज्यादा मुसलमानों का है, क्योंकि उनको चोट पहुंची है, उनको इमोशनली अटैक किया गया है, उनके दिल को चोट पहुंची है, उनके इमोशन को चोट पहुंची है, उनके पेशेंस को चोट पहुंची है। आज गली कूचे में भी मुसलमान रह रहे थे, लेकिन कह रहे थे नहीं श्रीमती ममता बनर्जी है, क्योंकि उनके दिमाग में हावी होकर के उनके कैडर ने यह बताया था कि तुम सांस भी ले रहे हो तो वो अल्लाह या भगवान हवा नहीं दे रहा है, वो श्रीमती ममता बनर्जी दे रही हैं। तुम पानी जो पी रहे हो वो भी तुमको अल्लाह या भगवान की तरफ से नहीं मिल रहा है, वो भी तुमको श्रीमती ममता बनर्जी दे रही हैं। तुम अगर बच्चा भी पैदा कर रही हो तो वो बच्चा भी पेट में जो है वो भी श्रीमती ममता बनर्जी की दुआ की वजह से तुमको मिल रहा है। तो आज इनके इमोशन हर्ट हुए हैं मुसलमानों के, और वो निखर के आया है, वो उभर के आया है कि आज तो हमने वोट दिया दीदी, मुसलमान हैं हम, कलमा शरीक है हमने वोट दिया, आपके साथ ईमानदारी रखी, पर आपने मेरे साथ भी वही कर दिया जो आप बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करती हैं। आखिर क्यों? हम तो वोट दे करके भी मर रहे हैं, और कोई अपोजिशन में मर रहा है तो आप कहती हैं बीजेपी वाला है, छाड़बो ना, जेले पाठिए देवो। लेकिन हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी सर पे दुपट्टा ओढ़ के पढ़ रही हैं, फिर हमारा हत्या आपके ही पुलिस ऑफिसर से क्यों हुआ? आपका ही पुलिस ऑफिसर छत्ता से क्यों फेंका? आपका ही पुलिस ऑफिसर क्यों गोली मारा? आज आपका ही 2 पुलिस ऑफिसर क्यों अरेस्ट हुआ? आज पार्थो चैटर्जी आपका ही मंत्री क्यों डिफेमेटरी लैंग्वेज यूज कर रहा है अनिश के फादर के लिए? तो ये सारी चीजें तो मुसलमान के सामने आ गई ना कि ये औरत अपने धर्म की भी नहीं है और ये औरत किसी और के धर्म की हो भी नहीं सकती है। इसको सिर्फ और सिर्फ इसका चेयर प्यारा है। আর একটা প্রসঙ্গে যাব, শুধুমাত্র আনিশ নয়, এখন কিন্তু হর্ষকে নিয়েও গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল। এবং আমরা দেখেছি কিভাবে আনিশকেও মারা হয়েছে, কর্ণাটকের যে ঘটনাটা হয়েছে, বজরং দলের যে নেতা হর্ষ, এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবে? কারণ গোটা ভারতবর্ষেই কিন্তু একটা পরিস্থিতিটা একটা অস্বাস্থ্যকর। কারণ কেউ কিছু বললে, মানে প্রতিবাদী হলেই বা প্রতিবাদের মুখ সামনে এলেই সেই কণ্ঠটাকে বন্ধ করার জন্য সবাই যেন উঠে পড়ে লেগেছে। সেটা কোনো ধর্মের দিকে আমি যাচ্ছি না, সেটা হিন্দু হতে পারে, মুসলিম হতে পারে, খ্রিস্টান হতে পারে, এনিওয়ান। এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছো? কারণ ধীরে ধীরে কিন্তু এই যে পদক্ষেপগুলো হচ্ছে এটা কিন্তু একটা দেশের পক্ষে, একটা রাষ্ট্রের পক্ষে, একটা রাজ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।
কি বলবেন? देखिए ये चलन जो है ना, আর এক বাত ये जो হর্ষের যে ঘটনাটা এটা কিন্তু হিজাব থেকে উঠে আসা, এই যে হিজাব যে ঘটনাটা কর্ণাটকের কলেজে যে ইউনিভার্সিটি থেকে হয়েছে, that I know. কি কি বলবে মানে এই প্রসঙ্গগুলো উঠে আসছে এখন? देखिए मैं तो फिर कहूंगी कि जिसको हिजाब पहनना है पहने, जिसको ना पहनना है, nobody can dictate a Muslim woman. We can't live our life under the dictatorship of a Muslim man. We are not sex toy. जो ट्रिपल तलाक का मैटर आता है, जो पॉलीगेमी का मैटर आता है, जो हलाला का मैटर आता है, इस तरीके के जो मैटर्स आते हैं, तो मैं एक ही वर्ड यूज़ करती हूँ, एक ही सेंटेंस में यूज़ करूँगी कि मुस्लिम वुमेन्स आर नॉट अ सेक्स टॉय। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी कि किसी की भी हत्या अगर कोई भी कर रहा है, वो कोई भी हो, वो क्रिमिनल है संवैधानिक तरीके से, आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तरीके से, सीआरपीसी के तरीके से, वो क्रिमिनल है जो ये कर रहा है। आज अविरोध करना या अपनी बातों को रखना, संविधान ने हमको ये अथॉरिटी दी है, हमको ऐसे आर्टिकल्स बना करके दिए हैं जिसमें हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता है। अब जो हिंदुत्व होते हैं वो अपने लिए अपनी बातों को रखते हैं, जो मुसलमान होते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं। मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि ये जितने भी असदुद्दीन अवैसी हो या जो पश्चिम बंगाल में इतनी रैलियां निकली हिजाब को लेकर के, हिजाब के फेवर में लेकर के, आज मुसलमान मर्द कभी भी रैली क्यों नहीं निकालते हैं कि मेरी बेटी पायलट बनेगी, मेरी बेटी स्विमर बनेगी, मेरी बेटी फुटबॉलर बनेगी, मेरी बेटी टेनिस प्लेयर बनेगी, मेरी बेटी वकील बनेगी, मेरी बेटी एक टॉप की मॉडल बनेगी, मेरी बेटी मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनेगी। क्यों नहीं निकालते? हिजाब पहनाने के लिए निकालते हैं। हर्ष की मौत बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना है, मैं इसको भी डिनाई नहीं करूंगी, और जिस किसी ने भी किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको इमीडिएट फांसी की सजा सुनानी चाहिए, ताकि एक सैंपल बने, एक एग्जाम्पल बने हमारे भारत के लिए कि अविरोध करना या अपनी बातों को रखना क्राइम नहीं है। ये संवैधानिक अथॉरिटी है जो हम रखते हैं, लेकिन उस पर इस तरीके से रिएक्शन देना वो क्राइम है। देखिए, मैंने अनीश के बारे में बोला, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मुझे रेप की धमकी आई है, मेरे सोशल मीडिया पर जाइए, कहा गया है कि पकड़ कर नंगा करके तुम्हारा रेप करेंगे, और बहुत अभद्र भाषा इस्तेमाल किया गया है। मैं उस पर चिट्ठी लिख भी चुकी हूँ, मैं दे भी रही हूँ कमिश्नर को। कुछ होगा नहीं, मैं जानती हूँ कुछ होगा नहीं, और मुसलमान ने ही किया है। तो आप सोचिए कि जो मुसलमान मर्द मुसलमान लड़की को भी बलात्कार करने के लिए धमकी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने एक मुसलमान का जिसका मर्डर हुआ है अनीश, उसके फेवर में बोला है। तो आप सोचिए कि जब इनमें खुद में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा है, तो हर्ष के सपोर्ट में क्या खड़ा होगा? यही तो बात क्लियर हो जाती है ना। तो लॉ विल टेक इट्स ऑलवेज ओन कोर्स, कानून अपना रास्ता निकाल लेती है। आप किसी को कितना फंसा लो, आप किसी को कितना भी मैनिपुलेट कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन कानून के पास अपना रास्ता होता है। নাজিয়া, তুমি যেহেতু বিজেপির মাইনরিটি মানে সেল থেকে নেত্রী হিসাবে কাজ করো, বিভিন্ন জায়গায় কাজ করো, একটা প্রশ্ন বারবার উঠছে, বিজেপি এই অনিশ কাণ্ডে চুপ কেন? মানে পদ্ম শিবিরকে সেইভাবে দেখা যাচ্ছে না কেন? মানে এমনি কিন্তু বিজেপি মানে একটা হিন্দুত্ববাদী দল এই হিসাবে সামনে সব প্রতিষ্ঠিত, তাহলে কি কোথাও অনিশ খান বলে তাদেরকে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে না? কিভাবে বলবে, কি ব্যাখ্যা করবে? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी जी ने साफ कहा कि जितने भी लीगल चीज़ों को वो जहाँ तक दूर जाना चाहते हैं, मैं साथ हूँ। मैंने एज अ माइनॉरिटी फेस पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोकल फेस मुझे माना जाता है बीजेपी से, तो मैंने भी पिछले 4 दिन से हर बार एक ही बात कही है, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, चाहे वो स्टेट का न्यूज़ हो, कि अपने तन मन और धन से मैं अनीश और अनीश की फैमिली के साथ हूँ। तो हम बोल रहे हैं, जहाँ हमारा पार्ट है हम बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा इलेक्शन भी चल रहा है, उसकी कंपेनिंग भी चल रही है, लेकिन उस कंपेनिंग के बावजूद भी शुभेंदु अधिकारी जी कहीं पर भी पीछे नहीं हट रहे, और वो कह रहे हैं कि ये हत्या दीदी के पुलिस ऑफिसर ने ही किया है। तो ऐसा नहीं है कि जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सीबीआई अगर नहीं होगा तो मैं नाजिया इलाही खान एज अ बीजेपी माइनॉरिटी फेस जरूर उतरूंगी मैदान पर एक बार फिर से।